ज़्यादा ज़रूरी था वन नेशन वन एजुकेशन, उससे ज़्यादा ज़रूरी था वन नेशन वन जस्टिस। एक तरह का न्याय मिले लोगों को। आज 5 लाख रुपया अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं फाइल कर सकते हैं कि या तो राष्ट्रपति का हो संतान या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। तो वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि उसमें हम जितना भी गड़बड़ी कर लें, एक बार सारा गड़बड़ी करके अब 5 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। असफलताओं को छुपाने के लिए ये सिर्फ स्टंट कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। ये कभी सफल नहीं होगा। एक बार चुनाव कराने में जिसके पास पैसा है, जो कि आरएसएस और बीजेपी के पास अभी अकूत भरा हुआ है, तो वो तो चाहते हैं कि हमारे पास तो सब रेडियो को खरीद लेंगे, टेलीविज़न को खरीद लेंगे, सारा माइक वाला को खरीद लेंगे, और इन लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये लोग छटपटा करके रह जाएगा, इसका प्रचार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक साजिश है, इसमें भी एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है कि देश के गरीबों के पास, गरीब पार्टियों के पास, छोटे छोटे दलों के पास तो पैसा है नहीं, और हम सारा संसाधन को एक बार कब्जा करके हम निकाल। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन बहुजनों के हित में है? इसके लेके बजाबते मोदी जी ने 8 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में। उसमें से एक सदस्य जो कांग्रेस के हैं, अधीर रंजन चौधरी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उस टीम में हिस्सा लेने से इनकार भी कर दिया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, टेक्निकल पक्ष क्या है, इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के सारे वकील यहाँ पे होंगे। हाई कोर्ट पर दिखा दूँ मैं आपको, इधर हाई कोर्ट है और सारे वकील सब अभी निकल ही रहे थे। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर आपका अच्छा वरिष्ठ वकील हैं हाई कोर्ट के अरुण कुशवाहा जी। सर क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना तार्किक है? देखिए, भारत के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में दिया गया है जी। और आज जो है वन नेशन वन इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वन नेशन वन एजुकेशन, एक तरह की शिक्षा अगर होता है तो ये नारा बहुत पहले से चल रहा है भारत में कि या तो राष्ट्रपति का हो संतान या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। तो वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि उसमें हम जितना भी गड़बड़ी कर लें, एक बार सारा गड़बड़ी करके अब 5 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी था वन नेशन वन एजुकेशन, उससे ज़्यादा ज़रूरी था वन नेशन वन जस्टिस। एक तरह का न्याय मिले लोगों को। आज 5 लाख रुपया अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं फाइल कर सकते हैं। तो वन नेशन वन जस्टिस कहाँ मिल रहा है? वन नेशन वन एजुकेशन कहाँ मिल रहा है? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को आप क्यों नहीं बराबर कर पा रहे हैं? वन नेशन वन पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ था देश के लिए, आज आपका डॉलर जो है, डॉलर का दाम बढ़ते बढ़ते 85 रुपया 84 रुपया हो गया। एक डॉलर 84-85 रुपया को खा जाता है, और आप अपने को गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे तो बहुत बहादुरी हो जाएगा। ये बिल्कुल देश के 140 करोड़ जनता का ध्यान गुमराह करने के लिए लाया जा रहा है। इससे बहुत ज़रूरी था वन नेशन वन एजुकेशन, जो नहीं ला पाए। ये इन सब असफलताओं को छुपाने के लिए ये जो केंद्र की सरकार है, जो कि आरएसएस के इशारे पर चलती है, वो इन सब अपने असफलताओं को छुपाने के लिए असमानता घर कर गया है, बढ़ा हुआ है। हिंदू धर्म के नाम पर चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, कदाचार हो रहा है। उसको छुपाने के लिए ये लाया जा रहा है कि भाई हम देश में इलेक्शन एक ही बार करा लेंगे। तो तुम एक तरह का न्यायिक व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज की बहाली चपरासी से भी बदतर तरीके से होता है, कॉलेजियम की वजह से। चपरासी का भी वैकेंसी निकलता है, टेस्ट होता है, परीक्षा रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, तब चपरासी बनता है। आपने कभी देखा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का वैकेंसी निकला हो? वो पिछले दरवाजे से भाई भतीजा वंशवाद के आधार पर हो जाता है। ये सब सुधार करना था मोदी को, लेकिन ये सब कुछ कर नहीं पाए। तो इन सब असफलताओं को छुपाने के लिए ये सिर्फ स्टंट कर रहे हैं
कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, ये कभी सफल नहीं होगा। सुनने में तो सर शानदार लगता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक देश में एक ही संविधान है और संविधान के मद्देनजर हम देखें तो यह वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ जायज़ ठहरता है, क्योंकि 67 तक सर वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था। फिर से क्या ये प्रैक्टिकल रूप में संभव नहीं है? क्या टेक्निकल इशू आ सकते हैं? देखिए, ये उस समय की बात है जब संविधान बना था तो देश की आबादी बहुत कम थी। आज आपका आबादी 140 करोड़ हो गया है, पार्टियां भी कम तो थी। पार्टियां भी बहुत कम थी। तो आज 140 करोड़ को एक दिन में चुनाव करा लेना पूरे देश में, वो भी पंचायत से लेकर के MLA MP और सारा विधान परिषद राज्यसभा सारा चुनाव करा लेना, ये इम्पॉसिबल ही नहीं, एकदम बिल्कुल एब्सर्ड है। Hypothetical ये है। हाँ, ये काल्पनिक है, ये हो ही नहीं सकता है। अगर होगा भी तो जैसे तैसे एनार्की होगा, इसमें कोई क्या चुनौती आ सकती है सर? मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा साथ में हो गया 2800 प्रदेश 329 प्रदेश में, लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा का वो जो है सरकार है वो भंग हो जाती है 2 साल में, क्या पूरा प्रदेश को फिर भंग करना पड़ेगा? बिल्कुल, सारे देश भर के प्रदेश के सरकार को भंग करना पड़ेगा, जो कि चुनी हुई सरकार को बिना मतलब का, बिना कोई रीजन के भंग करना पड़ेगा। ये संवैधानिक ब्रेकडाउन हो जाएगा कि जो जनता ने 5 साल के लिए जिसको चुन करके भेजा है विधानसभा, उसको आप बीच में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और इसलिए देश में पूरा एनार्की फैल जाएगा। इस मान तरह लीजिए का किसी एक राज्य में सरकार गिर गई और देश में सरकार बाकी राज्यों में नहीं गिरी है, केंद्र में नहीं गिरी है, तब क्या होगा? बिल्कुल, अगर एक राज्य में गिर गई है तो वहाँ आप राष्ट्रपति शासन का व्यवस्था है, लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। कब तक? 6 महीना तक उसका। उसके बाद फिर आप चुनाव करा लीजिए, 6 महीना के अंदर भी आप चुनाव करा सकते हैं। कई बार सरकार भी नहीं बनती है। मान लीजिए 2005 से पहले जो चुनाव हुआ था, तो सरकार नहीं बनेगी तो मध्यावधि चुनाव का प्रोविजन है, मिड टर्म इलेक्शन होता ही है। तो इमरजेंसी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एनार्की कर देंगे, पूरा 140 करोड़ को झोंक देंगे चुनाव में, और एक तरह का तो यहाँ पद है नहीं। MP है, MLA है, मुखिया है, सरपंच है, MLC है, राज्यसभा है, और बहुत सारे पद हैं। उन सब का चुनाव जिला परिषद जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लोकल मुद्दे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, प्रचार करने का टाइम नहीं मिलेगा उनको। एक बार चुनाव कराने में जिसके पास पैसा है, जो कि RSS और BJP के पास अभी अकूत भरा हुआ है, तो चाहते हैं कि हमारे पास तो सब रेडियो को खरीद लेंगे, टेलीविज़न को खरीद लेंगे, सारा माइक वाला को खरीद लेंगे, और इन लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये लोग छटपटा करके रह जाएगा, इसका प्रचार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक साजिश है, इसमें भी एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है कि देश के गरीबों के पास, गरीब पार्टियों के पास, छोटे छोटे दलों के पास तो पैसा है नहीं, और हम सारा संसाधन को एक बार कब्जा करके हम मुद्दों को भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया है। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, इलेक्ट्रल एंट्री को लेके OBC SC ST परेशान है, इलेक्ट्रल बंड पर कोई बात नहीं हो पा रही है, तो इस सब पे क्या लगता है मोदी जी पर्दा डालना चाह रहे हैं? मोदी जी पूरी तरह से इस बार घिरा गए हैं। कैसे घिरा गए हैं कि सवर्णों को 10% आरक्षण उन्होंने दिया है, EWS को, जबकि भारत का संविधान कहता है कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उसको आरक्षण देना है। तो सवर्णों का पहले से ही 87% देश के नौकरियों में लोग हैं, अब फिर उसी को 10% आरक्षण दिए। SC ST MBC OBC के लिए तो इन्होंने कोई आरक्षण बढ़ाया नहीं, सिर्फ सवर्णों को दिया है। तो हम तो 140 करोड़ जनता में जो SC ST MBC OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप मोदी जी को कहिए कि सवर्ण को जब आरक्षण दिए हैं तो उन्हीं का वोट लीजिए। SC ST MBC OBC का वोट का आप हकदार नहीं हैं। अगर मांगने जाए वोट तो कहिए कि सवर्ण से मांग लीजिए, उसको आपने आरक्षण दिया है। EWS का जो है, जो भी आप देखते हैं कोई भी वैकेंसी आती है उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वो EWS का कम जाता है, OBC का अधिक जा रहा है। इसी बात का डर था, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1933 में ही कहा था कलकत्ता असेंबली में कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाएगा तो ये कागज का टुकड़ा का खेल हो जाएगा, जो भी कम आय प्रमाण पत्र बना लेगा उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। और सवर्णों के पास BDO है, CO है, DM है, घूस देने के लिए पैसा भी है, वो कम इनकम का सर्टिफिकेट बना लेगा, आरक्षण उसी को आर्थिक आधार पर मिल जाएगा। हमारा जो SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का लोग है, गरीब है, उसका BDO है, न CO है, न DM है, उसका सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बन जाएगा 1 लाख सालाना का, और झा जी मिश्रा जी का बन जाएगा 99,000 सालाना का, तो उनको मिल जाएगा आरक्षण। तो इसीलिए बाबा साहब ने उस समय विरोध किया था कि ये आरक्षण आर्थिक आधार पर देना नहीं देने के बराबर हो जाएगा भारत जैसे देश में।
इसलिए उन्होंने तो अनटचेबिलिटी को ध्यान में रख के, भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दिया गया। रिजर्वेशन का 3 ही आधार है, तो 2 आधार तो मनु मीडिया प्रचार करती है कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, और तीसरा जो है वो नहीं बोलता है कभी। तीसरा है कि जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, who are not adequately represented in the services of the state, उसको रिजर्वेशन देना है। और जो पहले ही से 87% उच्च जाति का लोग है और उसको आप दे रहे हैं रिजर्वेशन, तो वोट भी उन्हीं से मांग लीजिए, हम लोग से क्यों मांगते हैं? रिप्रेजेंटेशन को लेके आरक्षण का प्रावधान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़िए आर्टिकल 16(4) में साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए, तो ये हाईकोर्ट के वकील हैं अरुण कुशवाहा जी हैं, और जिस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात पूरे देश में फैलाई जा रही है, यह कितना तार्किक है, कितना प्रैक्टिकल है, इस पे आपकी अपनी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।